गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में हमने अभी तक जितना भी कोर्स किया है वो पूरा आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है और कुछ क्वेश्चन आपने कर भी लिए होंगे। उनकी लर्निंग की वीडियोस आप रेगुलरली मुझे सेंड कीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों की लर्निंग कंटिन्यू हो रही है। इसके आगे हम देखते हैं जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हमने थ्योरी पढ़ी थी, उससे हम समझ चुके हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बनता है। तो जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम ये समझ चुके हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया हुआ सोचा समझा पूरा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होता है जो कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का समूह है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अपने आप किसी कार्य करते हुए एकत्रित होते हैं और एक के बाद एक उसमें और भी मेंबर्स जुड़ते जाते हैं जिनका कि कोई ऐसा विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन कोई एक क्रिया के दौरान वे सब एकत्रित हो जाते हैं। तो इस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा है। इसके डिफरेंस को मैंने आप लोगों को पॉइंट्स को लर्न करने के लिए कहा था, वो आपने किया होगा, तो उसकी भी लर्निंग की जो वीडियो है आप मुझे सेंड करें। इस डिफरेंस के बाद में अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसके ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन how the managerial function of organization is being performed. The functions of organization can be carried effectively with the help of the under mentioned principle. जो ये प्रिंसिपल्स दिए हैं इनके हिसाब से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं या उसमें हम इन सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों का विभाजन। While structuring organization, division of work at the very outset should be considered as the basic of efficiency. Group of individual can secure better result by having division of work. Therefore, while designed the organization, we should aim at making suitable grouping of activities. This is also called the principle of specialization. जब ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है या उसे बनाया जाता है तो एक संगठन का प्रथम जो सिद्धांत होता है वो होता है कि उद्योग या व्यवसाय से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें विभिन्न भागों और उसके सब डिवीजन में हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ताकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूरी भली प्रकार कर सकें, उसका जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य पूर्ण हो सके। तो इस प्रकार क्रियाओं के समूहीकरण से कार्य को शीघ्र ही सफलता मिलती है और कार्य अच्छा हो सकता है। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट प्रिंसिपल के रूप में हमें अपनाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है अटेंशन टू ऑब्जेक्टिव्स। एन Organization is a mechanism to accomplish certain goals. The objectives of an organization play an important role in determining the type of structure which should be developed. Clearly defined objective facilitate grouping of activities, delegation of authority and consequently effective coordination. जिस तरह से हम हमारे उपक्रम में जो भी हम उद्देश्य रखते हैं उस उद्देश्य को पूर्ण करना सबसे पहला हमारा बिजनेस का एम होता है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार जब हम डिवीजन ऑफ वर्क कर लेते हैं तो संगठन के जितने भी अंग हैं या जितने भी पार्ट्स हैं उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों को वही उद्देश्य हमें बताना चाहिए जो कि उस संस्था या उस उपक्रम का हमने या बिजनेस का रखा है।
जैसे किसी व्यवसायिक उपक्रम का उद्देश्य सेवा प्रदान करना है, या तो उनके कर्मचारियों को हमें यह उद्देश्य ही बताना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट अर्निंग उद्देश्य नहीं है और मेन उद्देश्य हमारा सेवा करना है। या फिर हम हमारे जो भी हमने एम्स रखे हैं उन्हें सर्कुलरली, मतलब पूरे एक सर्कुलर के रूप में हम निकाल दें, ताकि सभी जितने भी हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज हैं उन्हें हमारे यहाँ के उद्देश्यों का पता क्लियरली चल जाए। तो इस तरह से हमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर ही अटेंशन करके और उसका ही सबको जानकारी देनी चाहिए या उसका नॉलेज सबको होना चाहिए। Third point is span of management. Span of management also refers to span the control, signifying the number of subordinates directly to any executive. This principle was developed by Urvik. The larger and the number of subordinates reporting directly to the executive, the more difficult it tends to be for him to supervise and coordinate them effectively. इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कार्यक्षेत्र सीमित होना चाहिए। जो भी उसके कार्यक्षेत्र को निर्धारित किया गया है उसे पहले से नॉलेज दे देना चाहिए कि उसे कितना कार्य करना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की संगठन क्षमता सीमित होती है। जैसे एक मैनेजर है, उस मैनेजर को पता होना चाहिए कि उसके अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह कोई एक सुपरवाइजर है, उसको एक विभाग के बजाय यदि 4 विभाग सौंप दिए जाए तो वह पर्यवेक्षण सही ढंग से नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक अधिकारी का नियंत्रण क्षेत्र उसका सीमित होना चाहिए या एक निश्चित होना चाहिए, ताकि कोई भी एम्प्लॉय अपनी जितनी भी वर्किंग है, जितना कार्य है, वो उनके वहां के जितना भी उन्हें दिया गया है, जो उनके अधिकारी हैं, उनको उचित मात्रा में और समय पर कार्यों को पूर्ण करके और अपने जो निर्वाह है कार्य का या कर्तव्य का निर्वाह है वो पूरी अच्छे से कर सके। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. Organization structure should be designed in such a way that there exists unity of command in the sense that a single leader in the ultimate source of authority. जो हमारे अथॉरिटी होती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा लीडर होगा वो सबसे उस लीडर को ऐसा होना चाहिए जो कि अपने सबऑर्डिनेट्स को सही समय पर जितने भी ऑर्डर्स पास करना है वे कर पाए। तो जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स है उन्हें भी पता होगा कि हमारा लीडर कौन है और हमें किसकी जानकारी में सारी इंफॉर्मेशंस को लाना है या किन के लिए हम सब कार्य के लिए उत्तरदायी रहेंगे। तो क्रियाओं का हम वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन भी इस प्रकार करें कि एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो या निर्देश मिले। इसके लिए उत्तम व्यवस्था ऐसी हो कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी या सबऑर्डिनेट्स हों उनको केवल अपने निकटतम उच्च अधिकारी या जो इमीडिएट बॉस होता है उनसे ही उन्हें आदेश या निर्देश की प्राप्ति हो। तो उसके प्रति ही वे सारे एम्प्लॉयज अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो हमारा लोच पूर्णता का सिद्धांत है वह हमारे संगठन में होना चाहिए। इट शुड बी माइंड kept in mind that an organization is also static. There must be sufficient room for changing and modifying the structure. जो हमारे लोच का सिद्धांत होता है उसमें एक सफल संगठन जो होगा उसके लिए लोच के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक होता है ताकि समय के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार हम उसमें समायोजन या परिवर्तन कर सकें। जो लोच का संगठन का एक अनिवार्य गुण होता है, इसके अभाव में संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छे से नहीं कर सकता। इसलिए जो भी हम सिद्धांत बना रहे हैं, जो हमने नियमों का निर्धारण किया है, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आवश्यक होती है।
Next point is proper balanced. It is important to keep various segments or departments of an organization in balance. The problem of balance basically arise when an activities or a department is further divided and subdivided into smaller segments. This problem also arises with the growing of any organization in its size and functioning. इस प्रकार प्रॉपर बैलेंस मतलब संतुलन होना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार भी संतुलन न होने पर मनमुटाव, मतभेद आदि उत्पन्न होने का भय रहता है। इसलिए जितने भी विभाग हैं उनकी क्रियाओं में संतुलन को पहले से ही स्थापित किया जाना चाहिए। विभाग कर्मचारियों, अधिकारियों की अधिकार रेखाओं का भी स्पष्ट पूरा क्लियर होना चाहिए सबके लिए। प्रत्येक कार्य पर उनके जो गुण हैं, उनका महत्व है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जितने भी विभिन्न विभाग हैं और व्यक्ति जितने भी हैं उसमें उनके द्वारा कहे जाने वाले जितने भी योगदान हैं उनकी तुलना में जो जितने भी कोष हैं उनका आनुपातिक हमको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। कोष का अर्थ जितना हमारे पास अमाउंट कैश होता है या जितने हमने उनके लिए एम्प्लॉयज के लिए फंड के रूप में रखे हैं। तो संक्षेप में सभी इकाइयों के मध्य में जितना भी हमारा संतुलन रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, उससे हमारे उपक्रम की सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. This principle makes an organization effective in true sense. Problem of unusual nature and referred upward and decided by higher level executives, whereas the routine problem are passed on the lower level and decided there. अपवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह मान्यता है कि केवल अपवादजनक स्थितियां और जितने भी अपवाद के मामले होते हैं उन्हें ही उच्च प्रबंधकों या टॉप लेवल के मैनेजर्स के सामने हमें बताने चाहिए या प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जो कार्य नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं उनके बारे में टॉप लेवल्स के मैनेजर को या अधिकारियों को अधिक पूछताछ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो टॉप लेवल के या उच्च अधिकारी होते हैं उनका समय बहुत मूल्यवान होता है और उन्हें उसमें बर्बादी समय की नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण मामले हैं उन्हीं में वे हस्तक्षेप करें और बाकी जो रूटीन के मामले हैं उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स को ही हैंडल करने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात विकेंद्रीकरण. दिस प्रिंसिपल इज ग्रेट इम्पोर्टेंट ऑफ टू big organization. Decentralization implies selective dispersal of authority to help departments and their end units to run effectively and efficiently without frequent interruption from the top of enterprises. It requires carefully selection of what decision to push down into the organization or what to hold at or near the top. Specific policy making the guide the decision making, selection and training of people and adequate control. जिस तरह से हम हमारे कार्यों को बांटते हैं उसी तरह हमें उसके अधिकार भी दिए जाने चाहिए। कार्यों का बंटवारा करने के साथ ही उन्हें कार्य करने के लिए जितने भी अधिकारों की आवश्यकता है उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, क्योंकि वे कर्तव्यों को यदि सही तरीके से पूरा करेंगे तो संगठन में जितने भी लगे व्यक्ति हैं या जितने कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें उनके अधिकारों की भी मांग होती है। तो कार्य का वितरण होने के साथ साथ अधिकारों का भी वितरण किया जाना चाहिए। इस तरह से जब उन्हें अपने कार्य के लिए अधिकार प्राप्त होंगे तो वे अपने आप मोटिवेट होंगे और जितने भी संबंधित व्यक्ति हैं जिन्हें कार्य सौंपे गए हैं उन्हें उचित रूप से वे करवा करके और दूसरों से भी उस कार्य को पूर्णतः करवाएंगे और अपने अधिकारों का उपयोग इस तरह से वे कर लेंगे। इसलिए कार्यों के बंटवारों के साथ साथ उनके अधिकारों को कार्य को करवाने के लिए अधिकारों का भी बंटवारा किया जाना चाहिए।
अधिकारों का बंटवारा करने के लिए उन्हें यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है या अधिकार होते हैं वे अपने पास होल्ड करके रखें और बाकी के डिसीजंस वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बता दें और उसके लिए उन्हें अधिकार भी दे दें। तो जो सिलेक्शन और ट्रेनिंग के जो मेन अधिकार होते हैं, जो एक अच्छे मैनेजर को या टॉप लेवल के अधिकारियों को ही करना चाहिए, तो उसके अधिकार वो अपने पास रखें और बाकी के डिसीजन लेने के लिए वो अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटी इनटू यूनिट फॉर पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. It is grouping of related jobs and activities. The main advantage of departmentation is that it enables individual executive to manage his subordinates effectively, since a manageable number of persons are brought under the direct supervision of individual executives. डिपार्टमेंटेशन करना मतलब उनके विभाग बना देना। विभाग बनाने की जो प्रोसेस है वो ग्रुप एक्टिविटी के रूप में इसलिए आवश्यक है कि एक में उनके डिपार्टमेंट की पूरी जवाबदारी एक ही अधिकारी की रहती है, जो कि उनसे रिलेटेड होते हैं। उन सभी क्रियाओं को उन्हें करवाना होता है जिसका एडवांटेज उस डिपार्टमेंट को हो सकता है। तो अगर हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो जब छोटी छोटी हमने यूनिट्स में उनके वर्क को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है तो उनके डिपार्टमेंट भी बनाए जाने आवश्यक है, ताकि वे अपने सबऑर्डिनेट से इफेक्टिवली मतलब अच्छे से प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करवा सके और उतने ही लोगों के लिए वे उत्तरदायी रहे जितने उनके डिपार्टमेंट में हैं, और डायरेक्ट उन्हीं का सुपरविजन कर सके जो कि उनके विभाग में कार्य करने के लिए आए हैं या उन्हें सिलेक्ट किया गया है। Next point is efficiency. The organization should be able to attain the predetermined objectives at the minimum cost. कम से कम कॉस्ट में हम ज्यादा से ज्यादा वर्क करवा लें। If it is done, it will satisfied and best of efficiency. यदि ये हो पाया है कि हम कम से कम खर्च में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो पूर्व उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सबसे हमारे सेटिस्फाइड वर्क होगा और ये हमारे जो भी कार्य करने के लिए जितने लोगों को हमने एकत्रित किया है, जो हमारे अंडर में कार्य कर रहे हैं, उनकी सही सही इफिशिएंसी का भी हमने यूज किया है, यह हम मान सकते हैं। तो इस नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर चेन रिफर्स टू द वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ सुपरवाइजर स्टार्टिंग from the chief executive at the top through the middle level to the supervisory level at the bottom. Proper scalar chain or line of command is prerequisite for effective organization. जब हमने स्केलर चेन का यूज किया है, स्केलर चेन आप सब लोग जानते हैं कि जब हम अपने किसी भी बात को अपने टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस चेन का यूज करना चाहिए। हम हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको यह बताकर रखें कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई मैसेज या कोई बात कहनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो हमें प्रॉपर चेन के द्वारा ही जाना है, प्रॉपर चैनल्स के द्वारा ही जाएंगे। तो इसमें भी जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उन तक बात पहुंचाने के लिए हमें पहले हमारे सबऑर्डिनेट्स को यह बताना होगा कि उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो इमीडिएट बॉस हैं, उन तक पहले इस मैसेज को पहुंचाए और फिर वे उस मैसेज को उनके टॉप लेवल के मैनेजर्स तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह से एक प्रॉपर स्केलर चेन के द्वारा ही अपनी कम्युनिकेशन को पूरा करना चाहिए। Next point is unity of direction. This means that each group of activities having the some objectives should have one plan and one head.
There should be one plan for each segment of work which is to be carried under the control and supervision of one head or superior. जब हमें देखा कि हमें आदेश भी एक ही व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, उसी प्रकार निर्देश भी एक ही व्यक्ति या एक ही बॉस के द्वारा दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनके अंडर में जितने सबऑर्डिनेट्स वर्क करने वाले हैं वे उन एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहेंगे और उनके ही आदेशों का पालन करेंगे। एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा यदि निर्देश दिया जाता है तो उनके सबऑर्डिनेट्स कंफ्यूज होंगे कि वे किसके निर्देश का पालन करें या किसके अनुसार कार्य करें। इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी एक ही इमीडिएट या हेड की ओर से होनी चाहिए। जो प्रत्येक एक डिपार्टमेंट है उनका एक ही हेड होना चाहिए और जो एक हमने प्लान किया है उसके लिए हमारे पास एक ही और अधिकारी से भी ऑर्डर प्राप्त होने चाहिए। 14th कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में समन्वय स्थापित करना। द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन underlies that there should be proper coordination between different departments and unit of work. Unity of effort for the accomplishment of desired objectives is the main aim of organization. जो हमारा समन्वय का सिद्धांत है वह यह बताता है कि संगठन की संरचना इस प्रकार से की जानी चाहिए कि उपक्रम के विभिन्न विभागों और उसमें जितने भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनकी क्रियाओं के बीच समन्वय आराम से स्थापित हो सके। समन्वय के अभाव में उपक्रम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगा और सब अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे। इसलिए समन्वय के अंतर्गत सबका आपस में कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स रखा गया है, जो डिजायर ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपस में सबके संगठन में समन्वय स्थापित रहना चाहिए। Next point is authority and responsibility. Authority must commensurate with responsibility. While assigning the responsibility, authority should also be assigned. If authority is not granted, the subordinates cannot discharge their responsibility properly. Authority must commensurate. जब भी हमारे पास कोई अधिकार दिया जाता है तो उसके लिए हमारे पास उत्तरदायित्व जरूर आएंगे और जब हमारे पास कोई उत्तरदायित्व का उदय हुआ है कार्य करने के लिए, जब हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हमें अथॉरिटी की आवश्यकता होती है। यदि हमने किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे सबऑर्डिनेट्स को पूरी तरह से तैयार कर दिया है तो मतलब हमने उत्तरदायित्व का हमारे पालन किया है और उसका हमने उत्तरदायित्व का जब पालन किया है तो उसे करने के लिए हमें कुछ अधिकार भी जरूर मिले हैं। तो इस प्रकार से अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ होने चाहिए। इस प्रकार से जब हमने ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स तक हमने कोर्स कर लिया है, अब हम हमारे हाफ ईयरली के एग्जाम में यहीं तक का कोर्स रखेंगे। इसके बाद जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन है ये हम अभी कोर्स में नहीं रखेंगे। हमारे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक के ये जो 15th पॉइंट है इनमें से एनी 8 पॉइंट आपको करने हैं। इन 8 पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न करेंगे, समझेंगे और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज देके शेयर कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व होगी। तो यहाँ तक का कोर्स हम हाफ ईयरली में रखते हैं। इतना कोर्स के पूरा जितना फर्स्ट चैप्टर से ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स तक में यदि किसी भी प्रकार की कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर पूछेंगे। आपको यहाँ तक का पूरा अच्छे से लर्न करना है। जितनी भी लर्निंग आप करते हैं उस लर्निंग की वीडियोस बनाकर जरूर मुझे सेंड करें। यहाँ तक का कोर्स आपको कंप्लीट करना है। जितना हमारा क्वार्टरली में हो चुका था वह कोर्स भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे, मतलब पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेकर के
और ये संगठन का ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर तक इसके जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ तक का कोर्स हम हाफ ईयरली में रख रहे हैं। ये आप सब लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। जितने भी पॉइंट्स मैंने बीच बीच में नोट करवाए हैं वो सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से लर्न करना है। तो यहाँ तक के कोर्स में जितना भी हमने किया है वो सब आपकी कॉपी में भी पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। नोट्स के माध्यम से इसकी कॉपी मैं आपसे कभी भी मंगवाऊंगी, वो कॉपी आपको मुझे दिखानी रहेगी। आप रेगुलरली यदि लिखते रहेंगे तो आपकी लर्निंग भी होती रहेगी। और अलग से यदि आप लर्निंग कर रहे हैं तो उसकी वीडियो आप जरूर भेजें, क्योंकि उसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे, उस पे आपको ग्रेडिंग मिलेगी। इसलिए आप लर्निंग की वीडियो अवश्य भेजें।